हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि है पार्ट 9 वीडियो। ओके, इससे पहले हमने क्या क्या देखा? इससे पहले हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हमने उसमें देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसमें देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी निकाली। एक्चुअली हुआ क्या कि जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उसी का ये एक उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो बताई थी वो सही नहीं थी। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरी रखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो उनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसका कि जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअसली एमिट और एब्जॉर्ब होती है। बट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस होते हैं वो सीधे सीधे आते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली आते हैं, रुकते नहीं हैं, है ना। ये उनका पहला पॉइंट था कि कंटिन्यूअसली आते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ये हमने उसमें देखा था। ओके, मगर प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी आती है रेडिएशंस के फॉर्म में, वो एक्चुअली क्या होती है, डिसकंटिन्यूअसली आती है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि वो डिसकंटिन्यूअसली आती है। ठीक है, जो भी एनर्जी आती है एमिट हो रही हो या फिर एब्जॉर्ब हो रही हो, मगर कैसे आती है, एनर्जी का जो भी फॉर्म होगा वो डिसकंटिन्यूअसली आएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे रुक रुक के आएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आएगा। तो ये क्या है, इन्हें हम जो कहते हैं, ये जो डिसकंटिन्यूअसली आते हैं, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में आते हैं, इन्हें कहते हैं हम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। ये थोड़े छोटे ऐसे आपको समझना है कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में ही आएंगे और उन पैकेट्स में आपको ऐसा सोच रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, ऐसा एनर्जी के छोटे छोटे वो पैकेट्स हैं, उनके फॉर्म में ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, उसके फॉर्म में हम तक, या फिर हम अगर एग्जाम्पल ले यूवी रेज का, ठीक है, तो यूवी रेज का भी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं रेडिएशंस। ठीक है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो फोटॉन्स कहते हैं हम उसे, फोटॉन्स यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी या फिर स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। और फोटॉन्स के अलावा हम इसे कह सकते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा या फोटॉन जो एनर्जी के फॉर्म हैं, ये डिसकंटिन्यूअसली जो आ रहे हैं, ये रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, बट आते एक साथ ही हैं, है ना। ये डिसकंटिन्यूअसली आएंगे, ऐसे ऐसे रुक रुक के ऐसे ऐसे करके आएंगे, और ये क्या होंगे, एनर्जी के पैकेट्स होंगे। इसे हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स और क्वांटा और फोटॉन्स इसके लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसमें, क्योंकि क्वांटा से रिलेटेड इनकी थ्योरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि एनर्जी जो होती है वो एमिट और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली होती है, यानी कि कंटिन्यूअसली सीधे सीधे नहीं निकलती, वो रुक रुक के आती है। किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या आते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स या फिर क्वांटा। तो फोटॉन क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, अब उनके सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, यानी कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन का होगा। ठीक है, तो ये तो हमने उसमें भी देखा था। अभी हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें भी हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा एनर्जी से आएगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी उसका होगा। ओके, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या फिर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। उन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में कहा कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी जो होती है रेडिएशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की। ठीक है, तो हमेशा हम ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये वाला डिपेंडेंट का साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, तो ये वाला साइन जब भी हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, इक्वल टू के साइन के साथ इसमें एक और चीज़ आती है, वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट है h। ठीक है, तो h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक्स ने ये बात बताई है तो उन्हीं के नाम से उन्होंने ये कांस्टेंट रखा है। तो h, ये h होगा। ठीक है, तो h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसे हम एक और चीज़ कह सकते हैं
जो इसमें H है उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो ये है पावर में है 10⁻⁻34। तो 10⁻⁻34 यानी कि ये बहुत छोटी वैल्यू है ना, इतना छोटी वैल्यू है क्योंकि जो क्वांटम फोटॉन्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होंगे, तो उनका जो कांस्टेंट है वो भी छोटा होगा। ओके, और इसकी यूनिट है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और हम इसे लिख सकते हैं जूल पर जूल सेकेंड। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं 26 इज नियरली 30, तो हम इसे 26 को 3 कर सकते हैं या फिर 30, तो हम इसे लिख सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और या फिर kg जूल सेकेंड। ओके, अब हम देखेंगे, फिर से इसे देखेंगे, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो अगर बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ओके, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू था, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो कांस्टेंट जो है वो है H का मीनिंग यहाँ पे है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी निकाली थी तो उन्हीं का कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है 6.63 टू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, या फिर kg मीटर स्क्वायर, या इसके जगह एनर्जी की जो एक और यूनिट होती है वो होती है जूल। ओके, तो जूल तो जो हम इसे जूल भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड। पॉइंट में इन्होंने कहा द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब शुड बी ऑलवेज इन अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी एनर्जी निकलेगी वो हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी कभी आधी ही नहीं हो सकती, हमेशा होल होगी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हम कभी भी इंसानों को गिनते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो आधा इंसान है। ओके, तो हम जब भी काउंट करते हैं तो पूरा काउंट करते हैं। ओके, सो इसी तरह हम यहाँ पे भी वही चीज़ देखेंगे कि E जो है यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जब भी पूछी जाएगी तो हमेशा यही होगी, H की जगह हमें हमेशा लिखना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स और जूल पर सेकेंड। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड शुड बी इन ए होल नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, यानी कि होल नंबर में होनी चाहिए और क्वांटम के मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि वो हमेशा मल्टीप्लाई करेगा क्वांटम्स को, यानी कि वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा जो होंगे, या फिर n हमेशा क्या होगा इनटू होगा एनर्जी से, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उतने कितने, जैसे कि n यहाँ पे अगर 4 है तो 4 फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, अगर 1 की अगर h न्यू है तो 4 की क्या हो जाएगी 4h न्यू। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये मेन फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना है। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसी फॉर्मूले से पूछा जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू NH न्यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं व्हाट डज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मीन्स। ठीक है, तो रेडिएशन का डुअल नेचर का मतलब क्या होता है। डुअल कि हम बोलते हैं ड्यूअल सिम, है ना, ड्यूअल सिम बोलते हैं, तो ड्यूअल मतलब होता है दो, है ना, तो दो नेचर होते हैं रेडिएशंस के। एक तो हमने उसका रेडिएशन का दो फॉर्म थे वो हमने देखा कि इसके एक्चुअली जो होते हैं रेडिएशंस के फॉर्म होते हैं, दो नेचर होते हैं। पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर किसने बोला था, वेव नेचर बोला मैक्सवेल की थ्योरी ने। ठीक है, मैक्सवेल्स की थ्योरी ने कहा कि वेव नेचर में होता है, वेव फॉर्म में, और पार्टिकल नेचर की बात कही किसने, प्लैंक्स ने। तो प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी में क्या बोला था, पैकेट फॉर्म में निकलती है डिसकंटिन्यूअसली, तो वो क्या होंगी, पार्टिकल नेचर शो कर रही हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो पार्टिकल जो होगा कहीं शुरू होकर कहीं ख़त्म तो होगा ही, है ना, तो वो होगा एक पार्टिकल। ओके, तो फोटॉन्स भी एक पार्टिकल हैं क्योंकि वो कहीं एंड नहीं, कहीं मतलब कहीं एंड हो जा रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे हैं वो, है ना, तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। और वेव क्योंकि कंटिन्यूअसली चलती है तो वो है वेव नेचर।
जो मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, तो दो नेचर होते हैं रेडिएशन के, वो वेव नेचर के फॉर्म में भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर के फॉर्म में भी हो सकती है। अब एक डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो डेरिवेशन का नाम सुनते ही घबराना कभी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन घर से करे हैं तो आपके उसमें फुल मार्क्स आने तय हैं। ठीक है, तो पहला जो ये वाला डेरिवेशन है, ये अभी इसका पहला, इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है। तो इसमें बोलेगा डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से हमें काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमें पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिया था, मेटल लिया था, मेटल में से क्या पास करवाई थी, रेडिएशंस पास करवाई थी। ओके, तो रेडिएशन पास कराने के बाद मेटल सरफेस में क्या हुआ था, वहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो हुए थे एमिट। ठीक है, तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। ओके, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी अपनी एक एनर्जी होगी। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, हमेशा हम बोलते हैं कि जब हम किसी भी स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमारे पास एक एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी या फिर के तो काइनेटिक एनर्जी होती है जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट जब हम रुके हुए होते हैं तब हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये क्लियर रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम रुके हुए होते हैं, बट जब हम मूव कर रहे होते हैं जो हमारे पास उस टाइम पे एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक मीनिंग मूविंग होता है। ठीक है, तो मूव करते हुए जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब है जो ये एनर्जी आ रही है यहाँ से, ये किसी जो भी एनर्जी के फॉर्म में आएगी, जो रेडिएशन से है ना, तो किसी भी रेडिएशन की कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होगी। और अभी हमने देखा था कि रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। ओके, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू जो होगी उसकी रेडिएशन की एनर्जी होगी। तो ये बात हमें पता है, एक एनर्जी हमें ये पता है कि जो जिस भी रेडिएशन से वो आएगी वो उसकी एनर्जी होगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और जिस भी एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी कि एक और बात हमें ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, या फिर एनर्जी के लिए भी सेम ही लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। एनर्जी जैसी आई है वैसे ही जाएगी, यानी कि E इज इक्वल्स टू जो ये एनर्जी है एच न्यू वो काइनेटिक के इक्वल होगी। ये बात हमें ध्यान देनी है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि जो एनर्जी हमें लगेगी इस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एमिट होंगे, वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, यानी कि ई नॉट ये हमने पढ़ा था, मिनिमम एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हम ई नॉट वर्ड यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये भी एनर्जी है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू होगा। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कौन सी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये भी हो जाएगा न्यू नॉट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा इस वाले के लिए। अब जब ये यहाँ पे आ जाती है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, तब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, उसके पास होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ओके, और जब वो एमिट हो जाएगी तब कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये बात ध्यान पे रखते हुए हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के हिसाब से कि जो एनर्जी हमने ली है उतनी ही एनर्जी जो होगी एमिट होगी, जितनी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही एमिट होगी। ठीक है, तो ई एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू ई राइट हैंड साइड, ये हमें पता है, यानी कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो अब ई एल एच एस को हमें फील करना है कि ई एल एच एस यानी कि जो टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, जो लास्ट में गई वो कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी आई, ये वाली एनर्जी आई, फिर कुछ एनर्जी यहाँ लगी इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, है ना, मिनिमम एनर्जी कुछ लगी होगी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे निकलने के लिए, वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी ई नॉट। और टोटल एनर्जी कितनी थी, जितनी आई वो थी ई में से जितना भी हम माइनस करेंगे उतना ही तो बच के निकलेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई, यानी कि जो एनर्जी यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में आई थी मेटल को स्ट्राइक करने, और
जब इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट हुए तब जो एनर्जी लगी मिनिमम एनर्जी वो क्या थी, ई माइनस ई नॉट। ये बात बस पता है तो उसके बाद ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर है काइनेटिक एनर्जी, फिर हम एज इट इज लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ई का फॉर्मूला क्या पता है हमें, एच न्यू, और मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट है, ओके, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके, तो ये हमने पुट कर दिया ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, और ई नॉट की जगह हमने पुट कर दिया एच न्यू नॉट। हाँ, अब इसमें कॉमन क्या है, एच, अब इसमें कॉमन क्या है यहाँ पे, एच, और एच कॉमन है, तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये हमने लिख दिया न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर अगर कोई v से डिनोट कर रहा है वैसे न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, एच बाहर पे ऐसे हो जाएगा, ओके, न्यू माइनस न्यू नॉट। और अब ये फॉर्मूला बन गया है काइनेटिक एनर्जी का, इसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। और हमें एक और बात पता है सी का फॉर्मूला, जिसमें सी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है, ओके, तो यहाँ पे